साथियों, जॉन गाल्सवर्दी का एक और इम्पॉर्टेंट प्ले जस्टिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्टिस एक क्राइम प्ले है और इसको पब्लिश करवाया गया था 1910 में। कब पब्लिश करवाया गया? 1910 में। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग जस्टिस को, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ और एक क्राइम प्ले कहलाया था। ये प्ले उस मूवमेंट का हिस्सा था जिसमें ब्रिटेनवासी मांग करते थे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए। उस समय जो न्याय व्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा करप्ट थी कि गरीबों के लिए अलग न्याय था और अमीरों के लिए अलग न्याय था। इस प्ले के महत्व को, ये जो प्ले है ना जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी का, इस प्ले के महत्व को, इस प्ले की इम्पोर्टेंस को इस तरीके से भी समझा जा सकता है या इसके महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस प्ले को देखने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, खुद आए थे देखने के लिए इस प्ले को। और ये क्या थे? ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे दोस्तों, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और ये ये प्ले जो था वो कौन से थिएटर में चल रहा था? लंदन के ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर लंदन में ये प्ले जब चल रहा था तो ब्रिटेन के इसकी प्रसिद्धि को देखकर, इसके महत्व को देखकर, इसके इम्पोर्टेंस को देख करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है वो देखने के लिए आए थे। तो कौन से थिएटर में? ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। और इसमें यही नहीं, इसके महत्व को एक और तरीके से भी, यानी कि जो जस्टिस लिखा था जॉन गाल्सवर्दी ने, वो ऐसे भी इस प्ले के दूसरे तरीके से अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो भारत के एक बहुत ही, इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं राइटर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने इन्हीं के जस्टिस से इंस्पायर होकर के हिंदी में न्याय करके, न्याय करके लिखा था इस प्ले को, और इट वाज अडॉप्टेड इनटू हिंदी एज न्याय। और किसके द्वारा? बाय प्रेमचंद के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। कहाँ से प्रभावित होकर के? इसी जस्टिस से, जॉन गाल्सवर्दी के। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमें जस्टिस को क्यों पढ़ना चाहिए और बड़े ध्यानपूर्वक इसके पॉइंट बाय पॉइंट को डिस्कस क्यों करना चाहिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे हम इसके कैरेक्टर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो विलियम फाल्डर होता है जो कि जूनियर क्लर्क होता है इन अ लॉ फर्म। एक लॉ फर्म में विलियम फाल्डर जो है वो जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है। और दूसरा क्या होता है? रुथ हनीवेल होती है। तो जो रुथ हनीवेल होती है वो क्या होती है? विलियम फाल्डर की प्रेमिका होती है और साथ ही साथ इसकी शादी हो चुकी होती है, यानी कि मैरिड वुमेन होती है। लेकिन ये लव्स करती है किसको? फाल्डर को, एंड अटेम्प्ट्स टू एलोप विद हिम, और फाल्डर के साथ ये भागने का भी प्रयास करती है। ठीक है, भागने का भी प्लान करती है, योजना बनाती है। तो अपना इतना समझ आ गया। विलियम फाल्डर कौन है? एक जूनियर क्लर्क है, लॉ फर्म में काम करने वाला, एक लॉ फर्म की संस्था है, ओके, और उसमें काम करने वाला। और ये जो लॉ फर्म है ये जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की संस्था है। जेम्स हाउ की सॉलिसिटर्स दिखाए जाते हैं इसके। तो उसमें ये जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है विलियम फाल्डर, और उसी की प्रेमिका रुथ हनीवेल है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी है, मैरिड वुमेन है। लेकिन ये किसको करती है? फाल्डर को, और उसी के साथ भागना चाहती है। इसके बाद में एक और कैरेक्टर है रॉबर्ट कुक्सन। ये सीनियर क्लर्क दिखाया जाता है इन अ लॉ फर्म वेयर फाल्डर वर्क। जहाँ फाल्डर काम करता है जिस फर्म में, उसी फर्म में सीनियर क्लर्क होता है रॉबर्ट कुक्सन। तो ये दोनों क्या हुए? सहकर्मी हुए, एक ही फिल्म में काम करने वाले जो हैं सहकर्मी हैं। विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क है और रॉबर्ट कुक्सन जो हैं वो सीनियर क्लर्क हैं। नेक्स्ट जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की मैं बात कर रहा था। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ क्या है? ऑनर है ऑफ द लॉ फर्म, जिसमें ये दोनों, कौन दोनों? विलियम फाल्डर और रॉबर्ट कुक्सन काम करते हैं एज अ हैसियत जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क की। उस लॉ फर्म के मालिक कौन हैं? यानी कि जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। जेम्स हाउ का बेटा जो दिखाया जाता है वो वाल्टर हाउ दिखाया जाता है।
इसके बाद में एक और कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, हेक्टर फ्रॉम। ये जो हेक्टर फ्रॉम होता है ये लॉयर दिखाया जाता है, किसका, फाल्डर का। जब फाल्डर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है डिटेक्टिव के द्वारा, तो उसको बचाने के लिए अदालत से, कोर्ट से लॉयर उसकी तरफ से कौन होता है, तो वो हेक्टर फ्रॉम होता है। इसके बाद में बिस्टर की बात करते हैं। ये बिस्टर कौन है, एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है। और अगला जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ, ये भी दोनों सॉलिसिटर हैं, ध्यान रखना, ये भी दोनों लॉयर हैं और इनकी एक फर्म है, लॉ फर्म है। उस लॉ फर्म में इनके सहायक के रूप में, यानी कि बहुत बड़ी लॉ फर्म है, उसको चलाने के लिए और भी लोगों की आवश्यकता थी, जिसमें काम करने वाले कौन थे, दोनों ही, यानी कि ये विलियम फाल्डर और रॉबर्ट कुक्सन, ये दोनों ही उसकी फर्म में काम करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। रॉबर्ट कुक्सन अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, एक मैनेजिंग क्लर्क था, और विलियम फाल्डर जो था वो क्या था, एक जूनियर क्लर्क था उनका, ठीक है। स्वेडेल कौन है, देयर ऑफिस बॉय उनका दिखाया जाता है। और बिस्टर डिटेक्टिव है, ये तो तुम्हें पता ही लग गया। काउली कौन दिखाया जाता है, एक कैशियर दिखाया जाता है, ये भी कैरेक्टर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक और कैरेक्टर को याद रखिएगा, मिस्टर जस्टिस फ्लाउड। ये कौन होते हैं, एक जज दिखाए जाते हैं। फ्लाउड कौन होते हैं, एक जज दिखाए जाते हैं जो कि विलियम फाल्डर का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। इसके बाद हेरोल्ड क्लेवर होते हैं, एक बहुत ही जो हैं बूढ़े, यानी कि उम्र दराज, या हम ये कह सकते हैं अनुभवी जो एडवोकेट दिखाए जाते हैं, वकील दिखाए जाते हैं, हेरोल्ड क्लेवर। और इसके बाद हेक्टर फ्रॉम जो है वो यंग एडवोकेट दिखाया जाता है। ये प्रोसिक्यूटर की तरफ से वकील होते हैं और ये जो होते हैं वो फाल्डर की तरफ से वकील होते हैं। नेक्स्ट कैप्टन डैनसन दिखाए जाते हैं। ये जिस जेल में जाता है विलियम फाल्डर को रखा जाता है, उस जेल के, उस प्रिजन के ये क्या होते हैं, गवर्नर दिखाए जाते हैं, कैप्टन डैनसन। और द रेब ह्यूज मिलर कौन होते हैं, उसी प्रिजन में एक पादरी दिखाए जाते हैं, चैपलिन दिखाए जाते हैं। फिर से याद रखना, द रेब ह्यूज मिलर कौन दिखाए जाते हैं, प्रिजन चैपलिन, यानी कि उस जेल के पादरी। इसके बाद एडवर्ड क्लेमेंट की बात करते हैं तो ये उस जेल में डॉक्टर दिखाए जाते हैं, यानी कि प्रिजन डॉक्टर। इसके बाद बूडर होता है जो कि जेल का चीफ वार्डर कहलाता है। और मोनी होता है एक वहीं उसी जेल में रहने वाला एक अपराधी होता है जो कि सज़ा काट रहा होता है, मोनी। वहाँ पर 3 अपराधी होते हैं, एक मोनी होता है, दूसरा क्लिफ्टन होता है, ये भी एक अन्य अपराधी होता है, और ओ क्लेरे, ये भी एक अपराधी होता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, रुथ हनीवेल पहले भी बता चुका हूँ, ये क्या है, एक विवाहित महिला दिखाई जाती है दोस्तों। तो ये थे हमारे कैरेक्टर, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिस के बारे में। थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये है क्या। वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था ये क्या, एक क्राइम प्ले है, और ये रिटिन लिखा गया था एज अ कैंपेन। ये एक कैंपेन था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक अभियान चलाया गया था, यानी कि ये उस मूवमेंट का हिस्सा था जिसमें जो ब्रिटेन वासी थे वो मांग करते थे कि उनकी जो न्याय व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, यानी कि टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ ब्रिटिश प्रिजन्स। टू इम्प्रूव में सुधारने के लिए कंडीशंस दशा को इन ब्रिटिश प्रिजन्स, जो ब्रिटिश प्रिजन्स होती थी, ब्रिटिश की जेलें होती थीं, उनमें सुधारने के लिए या उन चीज़ों को सुधारने के लिए, अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए ये क्या करते थे, मांग करते थे दोस्तों। तो ये उस पर आधारित लिखा हुआ जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले है। इसी में एसे बार्ड सेज, एसी बार्ड हैं वो कहते हैं कि जस्टिस इज आ कॉमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। और ये टीजीटी के 2009 में पूछा गया है। एसी बार्ड कहते हैं कि न्याय उस अवधि के जेल प्रशासन पर एक टिप्पणी है। देखिए ये देयर इज़ नो डाउट एक आयरनी है जस्टिस, जिसमें हम ये कहते हैं, नाम तो इस चैप्टर का जस्टिस रखा गया है, लेकिन इस चैप्टर में जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो फाल्डर, गरीब फाल्डर होता है, उसको किसी तरीके की कोई न्याय नहीं मिलता। तो इसे हम कह सकते हैं कि जस्टिस एक क्या है, आयरनी है, एक विडम्बना ही है।
तो एसी बार्ड उसी पर कमेंट करते हैं कि जो जस्टिस इज मीन्स है आ कमेंट्री है, एक टिप्पणी है अपान, और किसके ऊपर टिप्पणी है, द प्रेजेंट जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जेल में जो जेल का जो प्रशासन होता है, जैसे जितने भी जेल के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सभी जितना भी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफ दैट पीरियड, उस जमाने में उस समय जो चल रहा होता है ब्रिटेन की जेलों में, ठीक है, उस पर एक टिप्पणी है जस्टिस, उस पर लिखा गया एक हकीकत है ये प्ले इनका जॉन गॉल्सवर्दी का, कि उस समय किस तरीके की न्याय व्यवस्था थी। आखिर तीखा व्यंग किया है जॉन गॉल्सवर्दी ने इसमें। और इसमें क्या करते हैं जो लेखक होते हैं वो सोच दिखाते हैं डेट की आवर लीगल सिस्टम, जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है, इज वेयर एंड डिवाइड ऑफ एनी जस्टिस। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लेखक यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि हमारी जो कानूनी प्रणाली है, जो लीगल सिस्टम है, कानूनी व्यवस्था है, किसी भी न्याय से एकदम क्या है, डिवाइड है, यानी कि न्याय रहित है, उसमें न्याय की कोई बात नहीं की जाती। एकदम ऐसे समझ लो कि उस समय लोगों का न्याय पर पूरी तरीके से जो गरीब लोग मानते, यानी कि पूरी जो न्यायिक व्यवस्था थी वो अब अव्यस्त हो चुकी थी, अव्यवस्था थी, व्यवस्था नहीं थी, न्यायिक अव्यवस्था थी दोस्तों। अब क्या होता है, इट्स सटराइज, और इसमें सटराइज किया जाता है द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम को, जो समकालीन इंग्लिश सिस्टम होता है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी। एक कानून और न्यायपालिका की समकालीन जो अंग्रेजी इंग्लिश सिस्टम था उस पर व्यंग करता है, सटायर करता है दोस्तों। कौन सा, ये प्ले, और प्ले का नाम क्या है हमारा, जस्टिस। इसके मेन कैरेक्टर के बारे में हम बता ही चुके हैं कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है, विलियम फाल्डर, और ये भी टीजीटी में पूछा गया है। देखो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो इसीलिए हमने मेंशन किए हैं जिससे कि तुम्हें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस का पता चल सके कि इसे हमें टीजीटी के लिए क्यों तैयार करना चाहिए दोस्तों। सफर्स करता है बिटर पनिशमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, यानी कि इसका जो मुख्य पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है विलियम फाल्डर, वो एकांत जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत कारावास की जो है बहुत बुरी तरह से सजा काट रहा होता है, उसको दर्शाया गया है इस प्ले में। इसके सेंट्रल कैरेक्टर कुछ हैं, द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर, और कौन कौन से हमारे इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं हम पहले भी बता चुके हैं। एक कौन है, जेम्स हाउ है और वाल्टर हाउ है, ये दोनों ही सॉलिसिटर हैं। इसके बाद रॉबर्ट कुक्सन है जो कि क्लर्क है, विलियम फाल्डर है जो कि जूनियर क्लर्क है, और रॉबर्ट कुक्सन कैसा है, सीनियर क्लर्क है। किसकी फर्म में, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन दोनों की फर्म ये दोनों एक लॉ फर्म चलाते हैं, और उस लॉ फर्म के मालिक कौन है, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ हैं। ये भी दोनों जाने माने सॉलिसिटर हैं। तो सॉलिसिटर्स की फर्म ध्यान रखना, लॉ फर्म, इनके मालिक कौन, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। इनके यहाँ काम करने वाले दो क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क कौन है, रॉबर्ट कुक्सन है, जूनियर क्लर्क कौन है, विलियम फाल्डर है। इसके बाद में स्वेडल कौन है, इनके ऑफिस में एक काम करने वाला लड़का है, ऑफिस बॉय है, और बिस्टल एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है इस प्ले में, काउले एक कैशियर दिखाया जाता है इन्हीं की कंपनी में, इन्हीं की फर्म में, जो कि लॉ फर्म चलती है। ओके, उसी में एक कैशियर होता है जिसका नाम होता है काउली, जो कि ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड दिखाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, एक जज होते हैं, और हेराल्ड क्लेवर कौन होते हैं, गवर्नमेंट काउंसिल दिखाए जाते हैं, हेराल्ड क्लेवर। इसके बाद हेक्टर फॉर्म कौन होते हैं, एक यंग एडवोकेट होते हैं, और कैप्टन डैनसन कौन दिखाए जाते हैं, प्रेजेंट गवर्नर दिखाए जाते हैं। इसी तरीके से एडवर्ड क्लेमेंट एक प्रेजेंट डॉक्टर दिखाए जाते हैं, और बूडर कौन दिखाए जाते हैं, एक चीफ वार्डर दिखाए जाते हैं जो कि जेलर कह सकते हो आप, बार्डर का मतलब। मोनी एक कन्विक्ट है, क्लिफ्टन भी कन्विक्ट है, ओ क्लेरी भी कन्विक्ट है, और रुथ हनीबेल कौन है, एक महिला है जो कि या ये कह सकते हो फाल्डर्स बिलव्ड, फाल्डर की प्रेमिका दिखाई जाती है। इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद
अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्ले की हिंदी स्टोरी को, लेकिन इस हिंदी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें, ये जो प्ले है वो टोटल 4 एक्ट में डिवाइड है। यानी कि ये प्ले 4 एक्ट का एक क्राइम प्ले है। इसका हम लोग फर्स्ट एक्ट जो है वो शुरू करेंगे, और इस एक्ट की यानी कि इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस से। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस से मतलब इनका एक फर्म है, लॉ फर्म है, और उस लॉ फर्म के मालिक कौन है? जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। ये दोनों भी सॉलिसिटर हैं और ये उस शहर के जाने माने सॉलिसिटर हैं। इनकी एक लॉ फर्म चलती है जिनके ये खुद ही मालिक हैं, और उनकी उस लॉ फर्म में काम करने वाले कुछ क्लर्क हैं, जिनमें एक रॉबर्ट कुक्सन जो कि सीनियर क्लर्क है, और 2 जूनियर क्लर्क दिखाए जाते हैं। एक डेविस दिखाया जाता है, ये भी जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है, और एक फाल्डर दिखाया जाता है, वो भी जूनियर क्लर्क दिखाया जाता है। फिलहाल आगे कहानी में आपको एक एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कैरेक्टर्स के बारे में प्लस में इस प्ले की कहानी आपको बेहतर तरीके से पता इसलिए होना चाहिए कि कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अब तो पेपर पैटर्न कुछ चेंज से कर दिए हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस से क्या होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है। ये दोनों ही, वाल्टर हाउ और कौन? जेम्स हाउ, ये दोनों ही जाने माने सॉलिसिटर्स हैं। सॉलिसिटर यानी कि ये दोनों ही शहर के क्या हैं? बहुत ही जाने माने सॉलिसिटर्स हैं। जेम्स हाउ को पता चलता है कि जो चेक उसने जारी किया था उसमें लिखी रकम को 9 पाउंड से 90 पाउंड कर दी गई है। ये जो जेम्स हाउ होता है, इसको पता चलता है कि मैंने एक चेक जारी किया था, और वो चेक तो हमने 9 पाउंड का जारी किया, लेकिन 9 की जगह पर ये 90 पाउंड किसने कर दिया? हमने जो चेक जारी किया वो 9 पाउंड का, लेकिन हमारे बैंक से जो पैसा डिडक्ट हुआ है, जो कैश हुआ है, वो 90 पाउंड कैश हो गए, और 90 पाउंड का तो हमने कोई अभी तक चेक जो है वो इशू ही नहीं किया। ये चेक कर रहा होता है कौन? जेम्स हाउ इस बात को पकड़ लेता है, समझ लेता है, तो उस चेक को, लेकिन यहाँ पर ये बात पता कब चलती है? जब वो चेक जो दिया गया था 9 पाउंड का, जब उसे कैश करा लिया जाता है, और कैश कराने पर वो कितने? 90 पाउंड कैश कराया जाता है, यानी कि 9 को कितना चेंज कर लिया है? 90 बना लिया है। अब ये फ्रॉड किया किसने? इस बात को जानने के लिए जेम्स हाउ किससे पूछता है? अपने बेटे वाल्टर हाउ से पूछता है। जेम्स हाउ का बेटा कौन है? वाल्टर हाउ है। ध्यान रखना इनका रिलेशन। जेम्स हाउ का बेटा कौन है? वाल्टर हाउ है। तो वाल्टर हाउ से पूछते हैं, तो वाल्टर हाउ बताता है कि उसने, जो आपने मुझे चेक दिया था, उस चेक को मैंने रॉबर्ट कुक्सन को दे दिया। किसको दे दिया? रॉबर्ट कुक्सन को दे दिया था। अब ये रॉबर्ट कुक्सन कौन है? रॉबर्ट कुक्सन इनके ऑफिस में काम करने वाले एक सीनियर क्लर्क हैं, और ये सीनियर क्लर्क जो लॉ फर्म है, लॉ फर्म में इनका कौन सा पद है? जो कि एक मैनेजिंग क्लर्क की पोस्ट पर तैनात हैं। यानी कि सीनियर क्लर्क ये कौन सी पोस्ट पर तैनात है? मैनेजिंग क्लर्क की। अब कहानी क्या बनी? देखो, इनके द्वारा 9 पाउंड का चेक जारी किया गया, 90 पाउंड कैश हुए। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए किसको? अपने बेटे वाल्टर हाउ से पूछते हैं। तो वाल्टर हाउ बताता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक हमने किसको दे दिया था? रॉबर्ट कुक्सन को दे दिया था। अब रॉबर्ट कुक्सन को बुलाया जाता है, तो कुक्सन ने, जब रॉबर्ट कुक्सन से पूछा जाता है, तो कुक्सन ने पूछने पर बताया कि उसने जो आपके द्वारा मुझे चेक दिया गया था, वह चेक किसको दे दिया? डेविस को दे दिया। यानी कि आपके द्वारा दिया गया चेक हमने किसको दे दिया? डेविस को दे दिया था। अब डेविस कौन है? डेविस भी इनकी लॉ फर्म में काम करने वाला एक जूनियर क्लर्क था। इस समय ये
छुट्टी पर है, ये ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। सभी लोगों को यानी कि सभी को लगा कि विदेश जाने के लिए इसके पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए इसने फ्रॉड किया। तो सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि विदेश जाने के लिए उसी ने ये फ्रॉड किया होगा, ये काम किया होगा। लेकिन जेम्स हाउ हर हालत में इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहते थे, सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने किसको बुलाया कि उन्हें ऐसा लगा ये चेक जहाँ से कैश हुआ है उस कैशियर को बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ से इस चेक को कौन कैश करा के ले गया। तो किसको, कैशियर को बुलाया जाता है और उस कैशियर का नाम होता है काउली। क्या नाम होता है? काउली। ध्यान रहेगा, यानी कि ये बैंक के कैशियर काउली को बुलाया गया। तो उसने किसको, सभी को सामने लाया गया। जब सभी को सामने लाया गया, पहचान करवाई गई, तो काउली ने किसको पहचाना? विलियम फाल्डर को। किसको पहचाना? विलियम फाल्डर को। तो उसने विलियम फाल्डर का नाम के दूसरे क्लर्क को पहचानते हुए बताया कि विलियम फाल्डर ने ही बैंक से चेक को कैश कराया है। जेम्स हाउ के पूछने पर फाल्डर अपना जुर्म कबूलते हुए बताता है कि वह रुथ हनीवेल नाम की एक शादीशुदा लड़की से प्यार करता है। अब जब उसका नाम, विलियम फाल्डर का नाम सामने आ जाता है, तो विलियम फाल्डर जो है वो अपने जुर्म को, अपने द्वारा किए गए क्राइम को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के साथ साथ वो अपनी स्थिति भी बताता है कि आखिर मैंने ऐसा फ्रॉड क्यों किया, ऐसा जुर्म क्यों किया। तो फाल्डर ने अपना जुर्म तो कबूल लिया, लेकिन कबूलते ही कबूलते वो अपनी कहानी बताता है कि इस क्राइम को करने के पीछे कहानी क्या है, क्योंकि हर एक क्राइम को, हर एक बुरा काम करने के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो विलियम फाल्डर कहता है कि मैंने आखिर 9 की जगह पे 90 क्यों किया, ऐसा फ्रॉड मैंने क्यों किया चेक में। तो वो बताता है कि वह एक रुथ हनीवेल नाम की एक नई कैरेक्टर आई है। तुम्हारे जरा समझिएगा कि वह रुथ हनीवेल नाम की एक शादीशुदा लड़की से प्यार करता है और ये जो रुथ हनीवेल है इसका विवाह हो चुका है, शादीशुदा है, और इस शादीशुदा लड़की से ही विलियम फाल्डर क्या करने लगा? प्रेम करने लगा। अब ये बताता है विलियम फाल्डर कि जिस लड़की से, जिस रुथ हनीवेल से वो प्यार करता है, उसका पति शराब के नशे में, यानी कि इसका पति, किसका? रुथ हनीवेल का, इसका पति शराब के नशे में उसे मारता है, उसका सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट यानी कि परेशान करता है। उसका प्लान, यानी कि उसका, ये विलियम फाल्डर की योजना ये थी, ये प्लान बनाया था उसने कि वह इन पैसों से रुथ हनीवेल के साथ अमेरिका भाग जाएगा। विलियम फाल्डर ने योजना तो ये बनाई थी कि रुथ हनीवेल को इसका पति बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसको लेकर के वह अमेरिका भाग जाएगा। लेकिन अमेरिका भागने का प्लान तो बना लिया, लेकिन उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो क्या करता है? इस क्राइम को करता है, यानी कि इन पैसों से वह रुथ हनीवेल के साथ अमेरिका भाग जाएगा। उसने रुथ हनीवेल से ये वादा भी किया था, किसने? विलियम फाल्डर ने, कि वह उसे एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करेगा और उसे उसके पति की क्रूरता से बचाएगा। एक बार रुथ के पति ने, जो रुथ हनीवेल थी, उसी के पति ने शराब के नशे में बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए था और शराब के नशे में अपनी पत्नी रुथ हनीवेल के साथ में मारपीट की और जान से मारने का निश्चय किया। तभी रुथ अपनी किसी भी तरीके से, जो रुथ हनीवेल थी, वो अपनी जान बचा करके फाल्डर के पास आ गई। इसी घटना के बाद विलियम फाल्डर ने उसके साथ अमेरिका भागने का प्लान बनाया और इसीलिए उसने उस चेक के साथ फ्रॉड किया, 9 की जगह पर 90 पाउंड किए, ओके, और इसी के साथ वो अपना जुर्म भी कबूल करता है। तभी क्या होता है, जो वाल्टर हाउ होता है, ये जो वाल्टर हाउ होता है, ये वाल्टर हाउ कौन होता है? जेम्स हाउ का बेटा। तो जो ये वाल्टर हाउ होता है वो अपने पिता जेम्स हाउ
से रिक्वेस्ट करता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या करता है कि वह फाल्डर को माफ़ कर दे। फाल्डर ने ऐसी पहली गलती की है, इसके बाद ये नहीं करेगा, आप उसको माफ़ कर दो। लेकिन ये जो जेम्स हाउ होते हैं, एक कानून को सम्मान देने वाले, लॉ रिस्पेक्टिंग और हाई वैल्यू वाले व्यक्ति होते हैं। वह फाल्डर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। वह किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, यहाँ तक कि फाल्डर पैसे वापस करने को भी कहता है, लेकिन जेम्स हाउ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। वह सोचते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जेल में रखा जाना ठीक है। इसी बीच कौन होता है, एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है, डिटेक्टिव जिसका नाम होता है सर्जेंट बिस्टर। वो आता है और फाल्डर को ले जाता है। दोस्तों, ये होता है यहाँ पर डिटेक्टिव बिस्टर। ये जो आता है और किसको, ये जो विलियम फाल्डर है इसे गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। इसी के साथ जो एक्ट फर्स्ट होता है वो समाप्त हो जाता है और एक्ट सेकंड की शुरुआत होती है। इसमें टोटल 4 एक्ट हैं। एक्ट सेकंड की जो शुरुआत होती है वो भी कोर्ट रूम से होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? एक्ट सेकंड कहाँ से शुरू होता है? कोर्ट रूम से। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा, जब कोर्ट रूम के सीन को देखते हैं तो यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और साइकोलॉजिकल है। नौजवान जो फाल्डर कटघरे में खड़ा है, एक जो जिसको पकड़ करके लाया गया था क्राइम करने की जुर्म में, तो वो उसे कटघरे में खड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में सोशल वीक लगता है और बहुत ज़्यादा चिंतित यानी कि मेंटली परेशान दिख रहा है। वहीं कोर्ट रूम में उसकी प्रेमिका हनी भी खड़ी हुई है, हनीबेल भी खड़ी हुई है, रुथ हनीबेल। ओके, उसकी प्रेमिका प्रेम से एकदम भरी हुई कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा बेचैन है। वह फाल्डर को बचा पाएगी या नहीं, यही सोच करके वो बहुत बेचैन है। फाल्डर का केस लड़ने वाले वकील का नाम है लॉयर हेक्टर फ्रॉम, जो विलियम फाल्डर का कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। उन लॉयर का नाम है लॉयर हेक्टर फ्रॉम। ये जो लॉयर हेक्टर फ्रॉम है, ये भी एक नौजवान है, युवा हैं। इन्होंने सोशल फ्लॉस, जो ये जब ये कोर्ट रूम में होते हैं तो कोर्ट रूम में इन्होंने एक्ट सेकंड में सोशल फिलॉसफी के ऊपर एक बहुत बढ़िया स्पीच थी, जो कि एक्ट सेकंड की एक महत्वपूर्ण स्पीच मानी गई। लॉयर हेक्टर फ्रॉम फाल्डर को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक दलीलें पेश करते हैं और कहते हैं कि उसने यह जानबूझ करके नहीं किया। कौन? लॉयर हेक्टर फ्रॉम। ये कोर्ट रूम में जज के सामने बहुत अच्छी दलीलें पेश करते हैं कि जो हमारा अपराधी है जिसने क्राइम किया है विलियम फाल्डर, उसने ये जानबूझ करके नहीं किया, वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। हेक्टर फ्रॉम इस बात से बिल्कुल मना नहीं करते कि विलियम फाल्डर ने क्राइम नहीं किया। वो इस बात को मानते हैं कि विलियम फाल्डर ने क्राइम किया। वह फाल्डर की इस दुर्दशा और मनोदशा का सारा इल्ज़ाम समाज की बुराइयों पर मढ़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर एक क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, किसी न किसी कारण से वो क्राइम करता है। लॉयर हेक्टर फ्रॉम जो होते हैं, और ये लॉयर किसके लॉयर होते हैं, किसके द्वारा हायर किए जाते हैं? फाल्डर के द्वारा। तो जो हेक्टर फ्रॉम होते हैं वो अदालत में दलीलें देते हुए कहते हैं कि किसी भी जुर्म के पीछे अपराधी का सामाजिक जीवन दोषी होता है, वह सामाजिक जीवन उसके अपराध को जिंदा करता है। लॉयर हेक्टर फ्रॉम अदालत को एक दूसरा रूप, विलियम फाल्डर का एक दूसरा रूप दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि फाल्डर एक औरत पर उसके पति द्वारा अत्याचार होता देख रहा था। उस औरत को वह बहुत प्यार करता था। उसके पति ने शराब के नशे में उस औरत को मारने की कोशिश की। जब वह भागकर फाल्डर के पास पहुंची तो उसने उसे बचाने की कोशिश करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया, क्योंकि उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था सिवाय देश छोड़कर भागने की। तो लॉयर हेक्टर फ्रॉम फाल्डर के द्वारा दिए गए अपराध को
इमोशन में किया गया कार्य बताना चाहते थे, उसे हर तरीके से बचाना चाहते थे कि ये कहकर कि उस समय ये होश में नहीं थे, यानी कि हर कोशिश की। लेकिन जो विपक्षी, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होते हैं, हेराल्ड क्लीवर, इसे हम गवर्नमेंट काउंसिल भी बोल सकते हैं, तो जो हेराल्ड क्लीवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ये भी कह सकते हो, यानी कि। लेकिन जो विपक्ष के वकील, जिनका नाम, और उस विपक्ष के वकील का नाम हम पहले भी बता चुके हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर कौन है, उनका नाम याद बनाए रखना, हेराल्ड क्लीवर हैं। ये जो हेराल्ड क्लीवर होते हैं शहर के एक अनुभवी जाने माने वकील थे, ठीक है। वह अपनी दलीलों से जस्टिस फ्लॉयड, ये जस्टिस फ्लॉयड बैठे हुए हैं देखो, यानी कि कोर्ट रूम में जस्टिस फ्लॉयड को क्या करते हैं, कोर्ट रूम में अपनी दलीलों से उनको फाल्डर के लिए सज़ा सुनाने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरीके की दलीलें पेश करते हैं कि जस्टिस फ्लॉयड को लगने लगता है कि फाल्डर ने क्राइम किया है और फाल्डर को सज़ा सुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जज हेक्टर फॉर्म की सभी दलीलों को ठुकरा कर, जो हेक्टर फॉर्म फाल्डर का वकील था, उसके द्वारा जितनी भी दलीलें दी गई थी उन सभी दलीलों को क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। और ठुकराने के बाद में फाल्डर को रुपए के गबन या रुपए के चेक, जो चेक दिया गया था उसमें रुपए की हेरा फेरी करने और एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाने के जुर्म में विलियम फाल्डर को 3 साल की सज़ा सुनाते हैं। यानी कि यहाँ पर विलियम फाल्डर को कितने साल की कोर्ट रूम से जज के द्वारा सज़ा सुना दी गई, 3 साल की। एक गरीब फाल्डर और सोशली बहुत ज़्यादा वीक था, ये कमज़ोर था। रुथ की दलीलें अमीर जजों और अमीर सोसाइटी के कानों तक नहीं पहुंचती हैं, और जज और जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था होती है, रुथ के अमीर पति को अपनी पत्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में सज़ा देने के बजाय गरीब फाल्डर को सज़ा सुना देते हैं, जबकि फाल्डर चुराए गए पैसों को वापस कर लौटा देता है, वापस भी कर देता है। इसके बावजूद भी उसके जुर्म करने की वजह को जानते हुए भी, जो उसकी मूल वजह होती है उसको जानते हुए भी उससे सज़ा सुना दी जाती है। यहीं से एक्ट सेकेंड भी समाप्त हो जाता है और एक्ट थर्ड की शुरुआत होती है। एक्ट थर्ड जब शुरू होता है तो रॉबर्ट कुक्सन, जो कि सॉलिसिटर्स का एक सीनियर क्लर्क था, हम पहले बता चुके हैं, वह 24 दिसंबर को, क्योंकि अब ये फाल्डर जो है जेल में बंद हो गया है, जेल पहुंच गया है, तो इससे की मिलाई करने के लिए, इससे मिलने के लिए रॉबर्ट कुक्सन जाते हैं। अब जब ये रॉबर्ट कुक्सन जेल में जाते हैं, 24 दिसंबर के लिए जाते हैं, तब इनकी मुलाकात, क्योंकि जेल में मिलने से पहले जेलर या वहाँ के कैप्टन या ये कह सकते हो गवर्नर, जेल का जो गवर्नर होता है उससे मिलना होता है। तो ये जेल के गवर्नर, जिनका नाम था कैप्टन डैनसन, क्या नाम था, कैप्टन डैनसन, ये क्या थे, अप्रिजन गवर्नर थे, अप्रिजन गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। कौन, अगर तुमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जस्टिस प्ले में प्रिजन गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर होगा डैनसन, कैप्टन डैनसन। रॉबर्ट कुक्सन प्रिजन गवर्नर से कहते हैं, जब ये मिलते हैं डैनसन से, तो उनसे कहते हैं कि वह फाल्डर के बारे में बात करने आया है, वह फाल्डर से मिलने आया है। फाल्डर की बहन ने कुक्सन को अपने भाई फाल्डर का हालचाल लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। गवर्नर कुक्सन को बताते हैं कि फाल्डर को 1 महीने अकेले रूम में रहने की सज़ा मिली है और उससे अभी कोई नहीं मिल सकता। कुक्सन ये सुनकर दुखी हो जाता है। रॉबर्ट कुक्सन गवर्नर को फाल्डर और रुथ की लव स्टोरी के बारे में भी बताता है कि किस तरह रुथ हनीवेल का पति उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। कुक्सन, जो रॉबर्ट कुक्सन होते हैं, वो गवर्नर को ये भी बताते हैं कि रुथ ने फाल्डर के लिए संदेश भेजा है कि वह उसका बाहर इंतज़ार कर रही है, जब तक उसकी सज़ा नहीं समाप्त हो जाती तब तक वह उसका इंतज़ार करेगी। अब कुक्सन
गवर्नर को ये भी बताता है कि फाल्डर को 3 साल की सज़ा मिली है। मुकदमे के दौरान ही उसे बहुत मेंटली परेशान होना पड़ा था। वह कोई शातिर अपराधी नहीं है, उससे ये गलती अनजाने में हो गई। जो अकेले सेल में रहने की सज़ा काट रहा है, उसे ऐसी सज़ा क्यों दे दी गई। तो अब आगे क्या होता है कि जेल में तभी क्या होता है कि जब उसे ये बताया जाता है कि वो अकेले जेल में सज़ा काटने का आदी नहीं है, वो कोई हैचुअल अपराधी नहीं है, तो जेल के पादरी को बुलाया जाता है। अब आपको एक नया कैरेक्टर जिनसे रूबरू करा रहा हूँ कि जेल के पादरी जिनका नाम क्या है, द रेब ह्यूज मिलर। इनको याद रखना, ये जेल में क्या है, चैपलिन हैं, एक पादरी हैं और इनका नाम है रेब ह्यूज मिलर। कोक्सन की बातें सुनकर गवर्नर से कहते हैं, ये जो रेब ह्यूज मिलर होते हैं, एक कोक्सन की बातों को सुन रहे होते हैं और कोक्सन की बातों को सुनकर के ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह जो रॉबर्ट कोक्सन ने अभी कहा वह इन बातों से सहमत नहीं है। पादरी ह्यूज मिलर जेल के डॉक्टर एडवर्ड क्लेमेंट को बुलाते हैं। जो पादरी ह्यूज मिलर होते हैं वह ही जेल में एक डॉक्टर होते हैं और उन डॉक्टर का नाम होता है एडवर्ड क्लेमेंट। क्या नाम होता है, एडवर्ड क्लेमेंट को बुलाया जाता है कि फाल्डर जो अकेले सेल में सज़ा काट रहा है उससे उसकी फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये पूछने के लिए। तो जो एडवर्ड क्लेमेंट होते हैं वो बताते हैं चैपलिन को, ह्यूज मिलर को, कि इससे उसकी मेंटली और फिजिकली सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट कोक्सन होते हैं, रॉबर्ट कोक्सन की भी सुनिए। कोक्सन डॉक्टर से कहता है कि फाल्डर मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह गवर्नर से अपील करता है कि रुथ को फाल्डर से मिलने दिया जाए, ये दोनों के लिए अच्छा होगा, पर गवर्नर इसको नियम विरुद्ध बताते हुए उसको मिलने से मना कर देता है और किसी से भी उसको मिलने की इजाज़त नहीं देता। कोक्सन दुखी होकर के बेचारा वापस लौट जाता है। अब दोस्तों, फाल्डर को अकेले जेल में रहने की सज़ा क्यों मिली, क्वेश्चन यहाँ पर है कि उसे अलग सेल में, अलग जेल में क्यों रखा गया। इसमें फाल्डर का कोई दोष नहीं है। प्ले में 3 अपराधी और हैं जो जेल में अपने अपने क्राइम की सज़ा काट रहे हैं, ठीक है, जेल में अपने अपने क्राइम की सज़ा काट रहे हैं। अब वो 3 अपराधी कौन हैं, मोनी है, ओ क्लेरी है और क्लिफ्टन है। ये 3 अपराधी हैं। कौन हैं तीनों, ध्यान रखना इन तीनों अपराधी का। अपने अपने क्राइम की ये सभी। मोनी नाम का एक कैदी एक छोटी आरी हाथ से बनाता है। ये जो मोनी नाम का कैदी होता है इसमें वो क्या कर लेता है, हाथ से एक छोटी आरी बना लेता है जिससे वह अपनी सेल की विंडो की कांच को काटने में उसको कट करने में कामयाब हो जाता है। इस घटना का पता जेलर बूडर को चल जाता है। इससे जेल के जेलर का नाम, अब यहाँ पे यही चीज़ और समझ लीजिएगा, कौन एक जेलर दिखाया जाता है। डेंसन तो ही है गवर्नर, इसके अलावा एक और जेलर हैं, ठीक है। जो जेलर हैं उनका नाम है बूडन। बूडन का मतलब ही जेलर होता है और वो है बूडर, नाम उनका है बूडर, जेल वार्डन कह सकते हो। बूडर को पता चल जाता है, इससे जेल के जेलर का नाम, और यानी कि जो ये जेल है उस जेल के जेलर का नाम बूडर है। एक घटना और होती है कि जिसमें एक कैदी होता है जिसका नाम होता है ओ क्लैरी, ये वाला कैदी सुबह सुबह अपनी सेल का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। इन सब घटनाओं से जेल का अनुशासन टूटने के डर से
गवर्नर सभी कैदियों को अलग अलग जेल में अलग अलग सेल में शिफ्ट कर देते हैं। इतना समझ आया क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये सुबह सुबह उसको पीटने लगता था, जो सलाखें होती हैं उसको इसने आरी बना ली। तो इससे कहीं जेल का माहौल ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो कैप्टन होते हैं डेंसन, वो क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग, या जो जेलर होता है इन सभी अपराधियों को अलग अलग सेल में डाल देता है। क्लियर है? ये तीनों अपराधी, और चौथा कौन है? विलियम फाल्डर है, वो भी जेल में ही बंद है अभी। तो यहाँ पर अब ये तीनों की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, इस डर से सबको अलग अलग तो कर दिया, तो जो गवर्नर थे डेंसन जेल के दौरे पर निकलते हैं। पहले वह अपराधी मोनी के पास जाते हैं, इस वाले अपराधी के पास जाते हैं सबसे पहले, और इससे पूछते हैं कि वह दोबारा आरी का प्रयोग नहीं करेगा। उसे समझाते हैं ये बात जाकर के उसके पास कि आगे से तुम कभी भी इस आरी का प्रयोग नहीं करोगे। फिर वह एक क्लेफ्टन नाम का कैदी होता है, क्लेफ्टन नाम के कैदी के पास में जाते हैं, और जब इसके पास में जाते हैं और इससे पूछते हैं, यानी कि गवर्नर, कि भाई तुमको क्या समस्या है, तो क्लेफ्टन नाम के कैदी के पास जाकर के जब उसकी समस्या पूछते हैं तो वो कहता है मैं एक तो बहुत बूढ़ा हूँ। कौन? क्लेफ्टन। क्लेफ्टन बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और गवर्नर से कहता है कि उसे इस सेल में नींद नहीं आती, इस सेल में उसे नींद नहीं आती। फिर गवर्नर एक और कैदी के पास जाता है, ओ क्लैरी के पास में, जाकर के उससे दरवाजे को पीटने का कारण पूछते हैं। तो ओ क्लेरी जवाब देता है कि इस तरह से वह अपने आप से बातें करता है। जब उसका अपने आप से बातें करने का मन होता है तो वह दरवाजे को पीटने लगता है, सेल को खटखटाने लगता है, इससे उसे सुकून मिलता है, ऐसा जवाब देता है। जब गवर्नर विलियम फाल्डर के पास पहुंचते हैं, अब ये बचा है, बोले इसका भी हालचाल जान लेते हैं। तो जब ये गवर्नर विलियम फाल्डर के पास पहुंचते हैं तो फाल्डर गवर्नर को बताता है कि उसे भी नींद नहीं आती और उसे बहुत नर्वसनेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नर फाल्डर को समझाते हैं कि वह बाहर के जीवन की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। अब तुम्हें समझ लो कि आपके बाहर की दुनिया यही है, तुम बाहर के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, इससे आपकी जो नर्वसनेस है वो कम हो जाएगी। अब क्या होता है, लेकिन जब उसने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो जो जेल में ये तो उसने समझा दिया था कि बाहर के जीवन की टेंशन मान लो, जेल में रहने की आदत डालो, ठीक है, तभी। लेकिन उसका मन नहीं मानता, तो गवर्नर क्या करता है, जेल के डॉक्टर एडमंड क्लेमेंट को, जो एडमंड क्लेमेंट होता है, उसको फाल्डर की जांच करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर गवर्नर को बताता है फाल्डर बस थोड़ा नर्वस है, बाकी फाल्डर को और कोई समस्या नहीं है। फाल्डर उस सेल में अपने आप को पिंजड़े में बंद जानवर समझता है, जिसे बाहर के शोर की एक आवाज़ भी नहीं आती। साथियों, अब लास्ट एक्ट इसका देख लो कि लास्ट एक्ट में क्या होता है। एक्ट नंबर 4 शुरू होता है और 2 साल बाद, क्योंकि इसको विलियम फाल्डर को 3 साल की सज़ा हो गई और 2 साल व्यतीत हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर एक्ट 4 की शुरुआत होगी। कहानी यहाँ पे चलेगी। कॉक्सन, और ये कहानी कहाँ की है, एक्ट 4 जो शुरू होता है 2 साल बाद शुरू होता है, और कहाँ से, जो कॉक्सन, रॉबर्ट कॉक्सन होता है, उसके कमरे का दृश्य होता है। तो रॉबर्ट कॉक्सन के कमरे का दृश्य है। जैसा हम जानते हैं कि फाल्डर को 3 साल की सज़ा हुई, लेकिन उसे 2 साल में ही इस शर्त के साथ छोड़ दिया गया कि उसे हर हफ्ते डिटेक्टिव के पास जाकर रिपोर्ट करनी होगी, डिटेक्टिव बिस्टर के पास जाकर के रिपोर्ट करना होगी। इस शर्त के साथ विलियम फाल्डर को 3 साल की सज़ा
की जगह पर 2 साल की ही सज़ा काट पाया था कि तभी उसको छोड़ दिया गया। इसका मतलब सज़ा पूरी होने के 1 साल पहले ही उसे जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन शर्त ये लगा दी कि हर हफ्ते डिटेक्टिव बिस्टर हैं उनके यहाँ पर जाकर के इसको रिपोर्ट करना होगी। जिस तरह हम थाने में रिपोर्ट करते हैं उसी तरह से फाल्डर को एक जॉब मिल गई, लेकिन ये जो विलियम फाल्डर होता है इसको एक जॉब मिल गई, लेकिन वहाँ के लोगों के तानों से लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया। तो लोगों के ताने से तंग आकर 3 हफ्तों में ही फाल्डर क्या करता है, वह उस जॉब को छोड़ देता है। ये सभी बातें कुक्सन को रुथ, यानी कि जो कुक्सन को रुथ बता रही थी कि विलियम फाल्डर ने कई जगह जॉब भी की, लेकिन उसे हर जगह उसके पास्ट को याद दिलाया जाता है और उसे परेशान किया जाता है। तो कुक्सन को ये बातें कहाँ से पता चलती हैं, रुथ के द्वारा, जो उनके ऑफिस में कुक्सन से मिलने आई थी। और रुथ कहाँ बता रही है, कुक्सन के ऑफिस में मिलने आई है कुक्सन से, तब बता रही है किसके बारे में, फाल्डर के बारे में। ध्यान रखिएगा। कुक्सन रुथ से पूछता है, अब यहाँ पे कुक्सन जो है वो रुथ हनीवेल से पूछता है कि वह आपकी कैसे मदद कर सकता है, बताओ। तो रुथ कहती है कि उसकी सैलरी, फाल्डर की जो सैलरी है वो इतनी नहीं है कि 2 बच्चों को पाल सके। क्या आप फाल्डर को दोबारा नौकरी दे सकते हो, क्योंकि जिस शादीशुदा लड़की से औरत से वो महिला से प्रेम करता था उसके 2 बच्चे थे। तो वो कहता है फाल्डर की इतनी सैलरी नहीं है कि वह 2 बच्चों को पाल सके, क्या आप फाल्डर को दोबारा नौकरी दे सकते हो। कुक्सन रुथ से कोई वादा तो नहीं करता, पर वो ये बात जरूर कहता है कि वह सॉलिसिटर्स जो होते हैं जेम्स हाउ और दूसरे उनके बेटे का नाम होता है वाल्टर हाउ से मिलकर के बातचीत करने का आश्वासन दे देता है कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे इस बारे में बातचीत करूंगा। तभी कुक्सन फाल्डर से मिलता है और कहता है कि वह तुम्हारी नौकरी की बात जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ से करेगा। फाल्डर अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुक्सन को बताता है कि कैसे समाज उसे अब जीने नहीं दे रहा है। वह जहाँ भी नौकरी करने जाता है तो उसके साथ लोग उसके पास्ट को लेकर के बहुत बदतमीजी करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। अब कुक्सन जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह फाल्डर को दोबारा नौकरी पर रख ले, लेकिन सीनियर जेम्स हाउ नहीं चाहते, जो सीनियर जेम्स हाउ होते हैं जिन्होंने फाल्डर को जेल भेजा था, वो नहीं चाहते कि एक अपराधी उनके ऑफिस में काम करे। लेकिन जो जूनियर वाल्टर हाउ होते हैं उनके बेटा, वो चाहते हैं कि फाल्डर की मदद की जानी चाहिए, उसे ऑफिस में दोबारा रख लेना चाहिए। जेम्स फिर कुक्सन, जो जेम्स हाउ होते हैं वो फिर कहते हैं रॉबर्ट कुक्सन से कि फाल्डर ऑफिस में काम कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों को उसे मानना होगा। पहली शर्त ये होगी कि फाल्डर को अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी गलत हुआ, उसे वो अपने मन में नहीं रखेगा। दूसरा, उसे रुथ हनीवेल का साथ छोड़ना होगा, उसके साथ नहीं रहेगा। जेम्स को लगता है कि उनकी फर्म में एक ऐसा आदमी काम नहीं, ऐसा क्यों जेम्स कहते हैं, ऐसी शर्तें क्यों लगाते हैं जेम्स हाउ, तो जेम्स हाउ को ऐसा लगने लगता है कि उनकी फर्म में एक ऐसा आदमी काम नहीं कर सकता जो मोरली, नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, मॉरली स्ट्रांग ना हो, क्योंकि उस समय किसी शादीशुदा औरत के साथ में अफेयर होना अनैतिक और इमोरल माना जाता था। दोस्तों, अगर फाल्डर रुथ को छोड़ता है तो वह ऑफिस आ सकता है, ये कंडीशन लगाई थी जेम्स हाउ ने। रॉबर्ट कुक्सन ये सभी शर्तें जाकर के फाल्डर को बता देता है। तो फाल्डर कहता है कि वह रुथ के प्यार की वजह से ही, या रुथ का प्यार ही वह चीज़ है जिसने मुझे बुरे वक्त में संभाले रखा। रुथ के प्यार ने ही उसे वह हिम्मत दी जिससे वह ये सब सहन कर पाया। जेम्स हाउ फाल्डर और रुथ को अलग अलग बुलाकर पूछते हैं कि क्या वह इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। तो फाल्डर इन शर्तों को मानने से मना कर देता है। तभी जेम्स हाउ रुथ से पूछते हैं कि अगर वह चाहती हैं कि फाल्डर को जॉब मिल जाए तो
तो जो रुथ हनीवेल है, रुथ हनीवेल से कहते हैं कि तो तुम उसे छोड़ दोगी, उसका साथ छोड़ दोगी, उसके साथ नहीं रहोगी। कौन कहते हैं? जेम्स हाउ। किससे कहते हैं? रुथ हनीवेल से। तो रुथ फाल्डर की जिंदगी में आए तूफान की वजह अपने आप को मानती है कि जो फाल्डर की जिंदगी में जितनी भी दुख के तूफान आए हैं, दुख के पहाड़ टूटे हैं, वो मेरी वजह से टूटे हैं। जो भी तकलीफ हुई है वो मेरी वजह से हुई है, यानी कि इसीलिए रुथ जो है फाल्डर को और तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए क्या होता है कि रुथ फाल्डर से जुदा होने का फैसला कर लेती है। ये सुनकर फाल्डर अंदर से टूट जाता है। फाल्डर और रुथ को वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता है। जेम्स, वाल्टर और कुक्सन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डिटेक्टिव बिस्टर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डिटेक्टिव बिस्टर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि वह यहाँ फाल्डर को अरेस्ट करने आए हैं। उसने कई हफ्तों से स्टेशन पर रिपोर्ट नहीं की है। रॉबर्ट कुक्सन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि फाल्डर और रुथ दोनों मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, इसलिए वह डिटेक्टिव बिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वह किसी और दिन आ जाएं, अभी फाल्डर यहाँ नहीं है। फिर डिटेक्टिव बिस्टर फाल्डर की कैप टेबल पर रखी देख लेते हैं, जिसको वह वेटिंग रूम में ही भूल जाते हैं, यानी कि वेटिंग रूम में जाते वक्त वहीं भूल गए थे बाहर ही। डिटेक्टिव बिस्टर वेटिंग रूम में अंदर चले जाते हैं और फाल्डर को गिरफ्तार कर लेते हैं। डिटेक्टिव बिस्टर जो होते हैं वो फाल्डर को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ला रहे होते हैं, तभी फाल्डर अपने आप को जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिरा लेता है। सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके गले की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहां पहुंचते हैं। रुथ भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन ये दृश्य देख करके रुथ बेहोश होकर के गिरने ही वाली होती है कि कुक्सन और वाल्टर उसे संभाल लेते हैं। फाल्डर की डेड बॉडी को देखकर कुक्सन रुथ से कहता है कि अब फाल्डर को कोई कुछ नहीं कह सकता, ना समाज ना ये कानून, क्योंकि अब वह जीसस क्राइस्ट के चरणों में आराम कर रहा है। तो ये था जस्टिस प्ले, एक गरीब फाल्डर का जिसने अमीर सोसाइटी और ब्रिटेन की करप्ट न्याय व्यवस्था ने एक गरीब और दयालु व्यक्ति को मरने पर मजबूर कर दिया। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों से सबक सीखकर उसे माफ़ करना भी एक ह्यूमैनिटी होती है दोस्तों। तो चलो आज का यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये था प्ले जस्टिस। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।